हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए, यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में वेव ऑप्टिक्स के 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में बेसिक थ्योरीज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट एंड वेव फ्रंट एंड Huygens secondary wavelet principle डिस्कस किया था। ओके, देन इन द सेकेंड लेक्चर ऑन द बेसिस ऑफ Huygens secondary wavelet principle we have proved laws of refraction and laws of reflection। सेकेंड लेक्चर में किया था। एंड इन द थर्ड लेक्चर और इन प्रीवियस लेक्चर जो अभी हुआ था उसमें हमने इंटरफियरेंस लर्न किया था। क्या लर्न किया था? इंटरफियरेंस मैथमेटिकली लर्न किया था। कंस्ट्रक्टिव की क्या कंडीशंस हो सकती हैं फेज डिफरेंस के बेस पर, पाथ डिफरेंस के बेस पर क्या कंडीशंस हो सकती हैं, अभी और निकालेंगे। तो वहां हमने इंटरफियरेंस जो पढ़ा मैथमेटिकली प्लस थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली कोई एक्सपेरिमेंट वहां नहीं किया गया था। यंग्स ने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दिया था इंटरफियरेंस का प्रैक्टिकली। So Young's was the first time scientist that practically explained the interference phenomena. Young's was the first scientist that practically explained the interference phenomena. उन्होंने सबसे पहले इंटरफियरेंस का जो फिनोमेना है उसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया था और उसको एक्सप्लेन किया था। ओके, मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है। ये यंग्स के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का कुछ अरेंजमेंट है, इसको मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यंग्स के डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले यंग्स ने लाइट सोर्सेस को मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया था। कैसे लाइट सोर्स? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे लाइट ऑफ सोर्सेस जिनसे प्रोपोगेट होने वाली वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस आर दोज लाइट सोर्सेस फ्रॉम विच द लाइट प्रोपोगेट्स इन द सेम फेज, जिनसे लाइट जो प्रोपोगेट होती है वो सेम फेज में होती है। और अदरवाइज यू कैन से द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट प्रोपोगेट्स ऑफ बोथ द सोर्सेस इज 0। दोनों जो सोर्स आपने लिए हैं उनमें अगर फेज डिफरेंस 0 है जिनमें लाइट प्रोपोगेट हो रही है, या दोनों ही ऐसे सोर्स हैं जिनसे लाइट जो प्रोपोगेट हो रही है वो सेम फेज में है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0, राइट। तो ऐसे लाइट सोर्सेस को हम क्या कहते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो पहले स्टडी करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। तो कॉपी पेन ले लीजिए, आप नोट करते चलेंगे साथ साथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या है? लाइट सोर्सेस, ओके। Those light sources from which the light wave travels in the same phase or the phase difference between the light waves is always 0. Those sources of light from which light waves always propagates in same phase or the phase difference between these two waves which are propagating, between these waves is 0
are called monochromatic light sources. So what are the monochromatic light sources? ऐसे light sources, those light sources from which the light waves travels in the same phase or the phase difference between these light waves is zero are called the monochromatic light sources. उनको हम कहते हैं monochromatic light sources. Frequently दो इंडिपेंडेंट लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स कभी ऑब्टेन नहीं किया सकते. जब हम प्रैक्टिकली अगर बात करें तो हमें दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इंडिपेंडेंट नहीं मिल सकते. इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग, जैसे एक कैंडल ले लो आप और दूसरी एक और कैंडल ले लो आप, तो दो कैंडल से लाइट वेव जो ट्रेवल करेंगी वो कभी सेम फेज में नहीं हो सकती है. तो हमें इंडिपेंडेंटली कभी भी दो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑब्टेन्ड नहीं होते हैं. क्लियर? पहली चीज तो ये समझ में आया मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स क्या होते हैं. अब इंडिपेंडेंट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का होना इम्पॉसिबल है, और डजंट एग्जिस्ट इन द नेचर. टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस डजंट एग्जिस्ट इन द नेचर. टू monochromatic independent light sources never exist in nature. दो मोनोक्रोमेटिक इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कभी भी नेचर में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? एक कैंडल ले लीजिए आप और उस कैंडल को, ये कैंडल है तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स अकेला तो है ही, अभी यहां से सारे वेव्स कैसे चलेंगी? सेम फेज में चलेंगी. हम इसके सामने एक स्क्रीन लगा दें जो ओपेक हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो, उसमें दो होल कर दीजिए. एक होल यहां कर दो, एक होल यहां कर दो. ये जो होल करेंगे आप, उनकी डिस्टेंस, इन होल्स की डिस्टेंस इससे सेम होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए. जैसे यहां थोड़ा सा देख लीजिए आप डायग्राम. जैसे सपोज करो ये कोई कैंडल है यहां और मैंने यहां एक ओपेक स्क्रीन ले रखी है. इस स्क्रीन पे इससे यहां से देखो इक्वल डिस्टेंसेस पर इसमें दो होल कर दिए जाएं तो डिस्टेंस सेम है. तो वेव फ्रंट का कंसेप्ट आपके माइंड में आ रहा होगा कि वही सरफेस जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे था उसी को तो आपने वेव फ्रंट कहा था. तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो यहां जो वेव्स पहुंचेंगी, इनसे चलने वाली जो वेव्स हैं वो या वेव फ्रंट वो यहां सेम फेज में पहुंचेगा. तो ये जो S1 और S2 होंगे दोनों के दोनों अब कैसे रिएक्ट करेंगे? टू मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस. अब ये इंडिपेंडेंट नहीं मिले आपको, किस पर डिपेंडेंट थे? इस पर डिपेंडेंट थे. तो हमने इससे इनको फॉर्म किया है, दो हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को फॉर्म कर लिया इससे यहाँ पे. क्लियर? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नेवर एग्जिस्ट इन द नेचर इंडिपेंडेंटली. मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते. बात समझ में आ गई मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस के बारे में? एनफ है. अब हम बात करते हैं यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ओके, यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले आप नोटेशन देंगे आप, Young was the first scientist that practically explained interference phenomena. Young was the first scientist
that Young was the first scientist that practically explained interference phenomena. नोट करते हैं साथ से सारी चीजों को। यंग्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, यंग्स पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था इंटरफियरेंस को। यंग्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट प्रैक्टिकली एक्सप्लेन द इंटरफियरेंस फिनोमेना, सबसे पहले साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने इस तरीके जैसा यहाँ पिक्चर दिखाई हुई है, उन्होंने ये प्रैक्टिकली अरेंजमेंट किया जिसमें क्या है, एक लाइट सोर्स लिया हुआ है ये और 3 स्क्रीन ली थी पहले उन्होंने। ठीक है, 3 स्क्रीन है ये, L, M, N, 3 स्क्रीन एंड 1 लाइट सोर्स, कैंडल जो रखा हुआ है यहाँ। फर्स्ट स्क्रीन में उन्होंने एक होल निकाला जो रिएक्ट करने लग गया सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। ओके, अब दूसरी जो स्क्रीन लगी थी, जो दूसरी स्क्रीन थी उसके सामने, उसमें उससे सेम डिस्टेंस पर, जैसे मैंने ये बताया अभी, उस पर सेम डिस्टेंस पर ऐसे 2 होल निकाल दिए। ओके, एक ये होल निकाला हुआ है, एक ये होल निकाला है। तो ये S1 और S2 स्लिट की तरह वर्क कर रहे हैं, और स्लिट क्या है यहाँ पे, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस। ठीक है, ये स्लिट बोले जाते हैं यहाँ पे, ये स्लिट है, स्लिट S1 एंड S2। क्लियर हुआ? उसके बाद उन्होंने एक स्क्रीन रखी और उस स्क्रीन पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो इंटरफेरेंस है उसको ऑब्जर्व किया। उन्होंने क्या देखा कि जब कैंडल से लाइट वेव्स इस स्लिट पर इंसिडेंट होती हैं, इससे चलने के बाद हमें ये 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स ऑब्टेन्ड हो गए, तो यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करती हैं उनमें कुछ इस तरह का प्रोसेस हुआ, वो आगे डिस्कस करेंगे भी हम। प्रोसेस होने के बाद उन्होंने ये जो लास्ट वन स्क्रीन थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस से जो वेव चल रही थी, उसके बाद एक स्क्रीन जो लगाई थी उन्होंने वहां ऑब्जर्व किया कि वहां सीरीज में एक अल्टरनेट मेथड में, एक अल्टरनेट प्रोसेस में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस को ऑब्जर्व किया। ब्राइट एंड डार्क, ये डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट एंड डार्क, इस तरीके से अल्टरनेटिवली ये डार्क मिल गया यहाँ पे। ठीक है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, एक के बाद एक अल्टरनेट उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है तो उनको स्क्रीन पर बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व होता है, जिस पर हमें फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं। एक फ्रिंज पहले हमें ब्राइट मिलती है, तो उसके बाद दूसरी डार्क मिलती है, देन हमें ब्राइट ऑब्टेन होती है, देन डार्क ऑब्टेन होती है। मतलब एक पहले अगर डार्क ऑब्टेन हुई है तो दूसरी जो आएगी वो डार्क नहीं आएगी, वो ब्राइट आएगी। ब्राइट का फिर डार्क, फिर डार्क का फिर ब्राइट, ब्राइट का फिर डार्क, अल्टरनेटिव वे में यहाँ जो स्क्रीन लगाई थी उस पर उन्होंने फ्रिंज को ऑब्जर्व किया। तो ये उन्होंने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया, फिर इसकी मैकेनिज्म को उन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो पहले आप ये लिखेंगे, उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे आप राइट हैंड साइड में या यहाँ पूरे पेज पे आ पाएगा। उस डायग्राम के बाद इस डायग्राम की थ्योरी को नोटिफाई करेंगे आप। इस डायग्राम में क्या लिखना है हमें, Young's to explain the interference phenomena practically, Young's arrangement is shown in the figure. Young's arrangement is shown in the figure. Yeah, figure shows the practical arrangement of the Young's dual slit experiment. ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, figure shows the Young's dual slit double slit
practical arrangement. Figure shows the Young's double slit practically arrangement in which there is a one light source candle is placed in front of screen L, and a hole is cut out from this screen hole cut from the screen which acts as monochromatic light source, and इसका सेकेंड नेम है स्लिट एस. ओके, स्लिट एस. And another screen is also placed in front of slit S, in which there are two holes which is known as the slit S1 and slit S2. ये थ्योरी नोट कर ली होगी आपने. इस थ्योरी के बाद अब इसकी लिखेंगे, फिर इसकी बात लिखेंगे. And in front of slit S, another two slit S1 and S2 are placed at equidistance from slit S. मैंने डायरेक्ट स्लिट बोल दिया, उनको आपको नहीं बताया कि इसमें से मैंने बता देना. वैसे तो आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये स्क्रीन थी सिंपली, और उस स्क्रीन में से दो होल ऐसे पैरेलली कट कर ली गई, एक यहाँ एक साइड में. ठीक है, तो ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं एज अ स्लिट S1 एंड स्लिट S2. सिंपल क्या थी, ये स्क्रीन ही थी फ्रॉम स्लिट S, एंड another screen and is placed in front of slit S1 and S2. ठीक है, here slit S1 and S2 reacts as two monochromatic light sources. When the light travels from these two sources and fall on the two sources in same phase, Young's observed
Young's observed in alternative patterns bright and dark fringes on screen and Young's observed bright and dark fringes. Young's observed bright and dark fringes, bright and dark fringes on screen and which is placed in front of slit S1 and S2 in alternative वे। क्लियर हुआ क्या? तो ये इसकी पिक्चर, ये जो पिक्चर बनाई थी मैंने, इसकी थ्योरी आपको बताई। सबसे पहले मैंने यंग्स जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था कि इंटरफेरेंस फिनोमेना ऑब्जर्व होता है। ओके, उसके बाद मैंने बताया कि यंग्स ने ये अरेंजमेंट किया था जिसमें बेसिकली 3 स्क्रीन थी, एलिमेंट, उसके सामने एक लाइट सोर्स रखा कैंडल को, फिर इस स्क्रीन में एक होल निकाला जो स्लिट एस की तरह वर्क करता है। दूसरी एक और स्क्रीन थी, इसमें 2 होल निकाले जो स्लिट S1 और S2 की तरह रिएक्ट करते हैं। तीसरी एक और स्क्रीन रखी थी इसके सामने। तो ये 3 जो स्क्रीन आपको पहले दिखाई दे, ये स्लिट S1 S2 है और ये क्या है, यहाँ स्क्रीन है। स्लिट एस से जब मोनोक्रोमेटिक लाइट्स जो है स्लिट S1 और S2 पर इंसिडेंट होती है, तो ये स्लिट S1 और S2 भी 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की तरह रिएक्ट करते हैं और इनसे जो लाइट यहां से प्रोपोगेट होकर के जब स्क्रीन पर फॉल होती है, देन वी ऑब्जर्व दैट द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज फॉर्म्ड इन अल्टरनेटिव वे ऑन द स्क्रीन एंड ये यंग्स ने एक्सप्लेन किया था। तो समझ में आया? अभी तो मैंने केवल ये बताया कि यंग्स ने क्या देखा था। यंग्स ने केवल ये देखा था कि यहाँ ये जो 3 स्क्रीन थी, पहले से ये स्लिट की तरह रिएक्ट करने लग गई, दूसरी स्लिट S1 S2 रिएक्ट करने लग गई, मतलब ये 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्सेस से जब स्क्रीन पर इनको ऑब्जर्व किया गया तो यहाँ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो गई। ये यंग्स ने बताया था। तो बेसिकली क्या था, ये इंटरफेरेंस था। इंटरफेरेंस को किसे कहते हो आप? 2 लाइट यहाँ से सेम डायरेक्शन में और सेम फेज में चल रही है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी सेम डायरेक्शन में जा रही है और ये सुपरपोज हो रही होंगी। और एक्सपेरिमेंट में अभी बताया। अब मैं मैकेनिज्म डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये किस तरीके से फॉर्म हुई है। तो देखो मेन फंक्शन किसका रह गया, ये स्लिट S1 S2 एंड स्क्रीन। तो ये प्लॉट कर लेते हैं हम, ये फाइनल स्क्रीन है यहाँ। ये फाइनल स्क्रीन है और यहां पर हम स्लिट S1 और S2 बना देते हैं इसको। ये भी कोई क्या थी, स्क्रीन ही थी वैसे तो। ये N है, ये M और एक और स्क्रीन थी यहां, ये 3 स्क्रीन थी हमारे पास L M N। इसमें एक होल किया तो ये स्लिट S की तरफ वर्क करने लग गई और ये इसमें 2 होल्स थे एट इक्वल डिस्टेंस, तो ये स्लिट S1 और स्लिट S2 की तरह रिएक्ट करने लग गई। ठीक है, तो ये 3 स्क्रीन है जो अभी यहाँ पे आपको दिखाई थी डायग्राम में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी होती है आपको, केवल यंग्स का बता दो, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया था। as shown in the Young's arranged the practical experiment as shown in the figure in which 3 screens are placed parallel to each other. First worked as a slit S and second one worked as a slit S1 and S2. Both of the slits react as a monochromatic light sources. When the lights propagate from these 2 monochromatic light sources, then Young's observed on the screen that in alternative way bright and dark fringes are formed on the screen. ये था बस केवल इसमें। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे, ये इंटरेस्टिंग चीज है, यहां से सारी चीजें क्लियर होती है। ठीक है, तो ये जो स्लिट S है यहाँ पे, यहाँ एक्चुअली प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है। क्या इंसिडेंट होता है? प्लेन वेव फ्रंट मींस लाइट।
ये कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है यहां से, क्लियर, इस तरीके से, इसकी वेव लेंथ है लैम्डा, प्लेन वेव फ्रंट। First of all, as shown in the figure, plane wavefront is incident on slit S, right? Slit S पर plane wavefront incident होता है। यहां से spherical wavefront, ठीक है, ऐसे ये spherical wavefront यहां से ट्रेवल होगा, लाइट इन फॉर्म ऑफ वेवफ्रंट ट्रेवल करेगी। आपको पता है हाइगेन्स के सेकेंड वेव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो ये यहां स्लिट S1 और S2 पर इंसिडेंट होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, क्लियर। अब इस स्फेरिकल वेव फ्रंट से ये जो S1 और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट यहाँ S1 और S2 पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, ये दो होल जो थे स्लिट S1 और S2 पर, यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स ऑल डायरेक्शंस में प्रोपगेट होती हैं ऐसे। तो को सेम आर्क लेंथ लेंगे, ये जैसे डी आर्क आपने उतनी ही लेंथ का यहां से, फिर डिस्टेंस आप जितनी यहां रख रहे थे उतनी बढ़ा देंगे, एक डॉटेड से बनाएंगे और एक कंटिन्यूस आर्क से बनाएंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस बढ़ाया आपने, सेम डिस्टेंस में करेंगे आप, कंपास से सही आएगा एग्जैक्ट आपको। इस तरीके से और बढ़ा देते थोड़ा, इस तरीके से इसके प्लॉट कर लो। इसका डॉटेड आ गया, सॉरी, कंटिन्यूस बना दो इसका ऐसे। आप कंपास से बनाओ बहुत अच्छी पिक्चर आएगी, ठीक है। तो ये क्या थे, ये यहां से सेकेंडरी वेवलेट प्रोपोगेट हो रही है। आपको पता है कि वेव फ्रंट के एवरी पॉइंट पर एक फ्रेश सोर्स बन जाता है, एक जो न्यू डिस्टर्बेंस है उसका। तो न्यू डिस्टर्बेंस से ये जो न्यू डिस्टर्बेंस वन फ्रेश सोर्स जो बने हुए हैं S1 और S2, यहां से सेकेंडरी वेवलेट प्रोपोगेट हो रही है, जो मैंने हेवी स्फीयर्स की फॉर्म में यहाँ प्लॉट की हुई है। कुछ मैंने कंटिन्यूस आर्क की फॉर्म में प्लॉट किए हैं, कुछ डॉटेड आर्क की फॉर्म में प्लॉट किए हैं। ये जो कंटिन्यूस आर्क है, ठीक है, ये तो क्रीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और डॉटेड आर्क यहाँ ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है। एक तो क्रीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक ट्रफ को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है। कंटिन्यूस आर्क, ये जो कंटिन्यूस आर्क है वो तो क्रीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो डॉटेड आर्क है वो ट्रफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सेकेंडरी वेवलेट्स की सेकेंडरी वेवलेट्स है, वो सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रफ और क्रीस्ट की फॉर्म में प्रोपोगेट होती है फ्रेश सोर्स S1 और S2 से। जब ये प्रोपोगेट होती हैं तो इस रीजन में यहां इन दोनों सेकेंडरी वेवलेट्स का, इससे ट्रेवल करने वाले इससे ट्रेवल करने वाले जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इन दोनों का सुपरपोजिशन होता है इस रीजन में। M और N के बीच का जो रीजन है ये वाला, जब इनका सुपरपोजिशन होता है तो कहीं तो ये सेम फेज में सुपरपोज होती है और कहीं ये अपोजिट फेज में। अब आपको पता है कि सेम फेज का मतलब क्या है, जैसे क्रीस्ट क्रीस्ट मिल रहे हैं तो सेम फेज हो गया, क्रीस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं कहीं पे तो अपोजिट फेज हो गया। तो जब इन दोनों के ट्रफ ट्रफ या क्रीस्ट क्रीस्ट ऐसे क्रीस्ट क्रीस्ट मिल रहे हैं या दोनों के ट्रफ ट्रफ मैच कर रहे हैं, तब वहां ये दोनों सेम फेज में होंगे। तो देखो यहां मैं डायग्राम बड़ा नहीं, छोटा है थोड़ा, मैं यहां एक्सप्लेन कर पाऊंगा फिर भी आपके लिए। जैसे कि ये, इसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट कर लो, ये कंटिन्यूस कंटिन्यूस यहाँ पे कर रहे हैं, ये वाले ये क्रीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्रीस्ट क्रीस्ट मैच कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्रीस्ट कर रहा है। और कहीं पर ट्रफ ट्रफ भी हो तो देखो ये ट्रफ ट्रफ, ये दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करता, ठीक है, एक ये कर रहा है यहाँ पे। तो ये सब के सब सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहां मैंने ये बताया ना, देखो ये क्रीस्ट क्रीस्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है, क्रीस्ट क्रीस्ट मैच कर रहे हैं दोनों के, ये भी क्रीस्ट क्रीस्ट मैच कर रहा है, ये ट्रफ ट्रफ ये भी ट्रफ ट्रफ। तब ट्रफ ट्रफ करे चाहे क्रीस्ट क्रीस्ट करे तो कैसे वो सेम फेज में होती है। कैसे होती है? सेम फेज में। ये है जैसे, तो
तो देखो मैं कुछ लाइन प्लॉट कर रहा हूं इनको मिलाते हुए, इनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है क्रीस्ट और ट्रफ के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को मैच करते हुए लाइन प्लॉट कर देते हैं। These lines are known as the antinodal lines। क्या कहते हैं इनको? एंटीनोडल लाइंस। और ये जो लाइन ये भी सारी एंटीनोडल लाइंस है। क्लियर? ऐसे अब आपको कुछ सिचुएशंस ऐसे भी मिलेंगी कि जहां ट्रफ और क्रीस्ट इंटरसेक्ट कर रहे हो। क्या इंटरसेक्ट कर रहे हो? ट्रफ और क्रीस्ट। ट्रफ और क्रीस्ट देखो जरा, एक पॉइंट तो ये आ रहा है, ठीक है, एक पॉइंट ये आ रहा है, सॉलिड से बना दो इनको डॉट से, तो इनको मैच करते हुए लाइन प्लॉट करोगे, ये कहलाती है नोडल लाइंस। क्या कहते हैं इनको? नोडल लाइंस। ये तो है एंटी नोडल, ये वाली जो सर्कल को मैच कर रही है उनको क्या कहते हैं? एंटी नोडल, और इनको कहते हैं नोडल। जहां ये ट्रफ और क्रीस्ट मैच करते हुए लाइन थी, वहां इस स्क्रीन पर ऑब्टेन होती है ब्राइट फ्रिंज। क्या ऑब्टेन होती है? ब्राइट फ्रिंज। और इनके बीच में ऑब्टेन होती है डार्क फ्रिंज। ब्राइट, सिमिलर वे में यहाँ डार्क, फिर ब्राइट आ जाएगी, फिर डार्क आ जाएगी, फिर ये ब्राइट आ जाएगी, फिर डार्क आ जाएगी, अल्टरनेटिव वे में यहां से। तो ये देखो ब्राइट मिली, फिर डार्क मिली, फिर ब्राइट, और फिर यहाँ पे कहीं डार्क मिल जाएगा, फिर आपको ब्राइट। तो इस तरीके से सीरियली हमें इस पैटर्न में ये ऑब्टेन होती है। अब ध्यान से सुनिए, तो मैकेनिज्म है डालेंगे, मैकेनिज्म क्या है इसकी। उसके बाद ये लिखा था, इसकी थ्योरी लिखी थी थोड़ी सी आपने, फिर मैकेनिज्म में ये डायग्राम बनाएंगे। टू अंडरस्टैंड द यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकली, द फिगर अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर, अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर। फिगर में बताया गया है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। फिगर समझ में आ गया आपको? फिगर में क्या था, ये तीन स्क्रीन ली, पहली वाली यहाँ पे स्लिट एस है, क्लियर। इस स्लिट एस पर प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, जिससे यहां से स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहे हैं S1 और S2 पर। स्लिट S1 और S2 से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपोगेट हो रही हैं in all directions in form of the trough and crest, trough and crest. These secondary waves which are propagating from the slit S1 and S2 superpose on each other. Somewhere the trough and crest, somewhere crest are superposed on each other. That is, both the secondary wavelet from both of the sources, secondary wavelets superposed in the same phase. So constructive interference phenomena occurs, and if we plot a line by matching the intersection point of trough and crest, that line is known as the antinodal lines, and at that place on the screen bright fringe is formed. वहां bright fringe form होती है। इस थ्योरी को नोट करेंगे हम। तो ये पिक्चर क्लियर हो गई यहां से। अब मैं इसको हटा रहा हूं यहां से, और इसकी थ्योरी आपको बताऊंगा ये मैकेनिज्म क्या है। ओके, to understand Young's double slit experiment, double slit experiment practical, to understand the Young's double slit experiment, figure shows the practical arrangement. Figure shows the practical arrangement. Okay, to understand Young's double slit experiment, figure shows the, or you can say to understand the Young's double slit experiment practically, arrangement is shown in the figure. Figure shows the practical arrangement. Okay, तो इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें लिखेंगे as shown in figure, on
slit S plane wavefront incidents on slit S plane wavefront incidents and from slit S spherical wavefront incidents on slit S1 and S2 incidents on slit S1 and S2 which are at equidistance from slit S. अब यहां तक पहुंच चुके ये स्लिट S1 और S2 पहुंच गया. फ्रॉम स्लिट S1 और S2 नाउ ऐसे लिख सकते हैं, नाउ स्लिट S1 and S2 are two monochromatic light sources, and from these light sources secondary wavelets propagates and from these light sources secondary wavelets propagates in form of trough and crest. When these secondary wavelets, when the trough ऐसे लिख लो, when trough or crest of secondary wavelets, when trough or crest superimpose on each other constructive interference occurs. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर्स जब दोनों के सुपरपोज हो, क्या ट्रफ और क्रिस्ट अगर सुपरपोज होते हैं एक दूसरे पर, तब वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऑब्टेन होगा. एक ही लिख दिया मैंने यहाँ पे. फिर आप वहां पे लिखेंगे as shown in the figure, trough are shown by the dotted arc and the crests are shown by the solid arcs. ठीक है. And the intersection of trough and crest are shown by the circle. ये नोट कर लिया पहले आपने यहाँ तक. अब इसके बाद देखिए इसमें क्या दिखा मैंने, केवल अपनी मैंने डायग्राम के बारे में देखा थोड़ा सा. ये स्लेट ऐसे S1 S2 पर गई, यहाँ सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपगेट होंगी, सुपरपोजिशन होगा उनका. When the trough or crest superpose, both of us, when the trough or crest of the secondary wavelets which are traveling from or propagating from slit S1 and S2 superpose on each other, then constructive interference occurs. तो क्या अकर होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होता है यहाँ पे. ठीक है. अब मैं उसका दूसरा यहाँ से जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वो बताऊंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा है. ठीक है.
As shown in the figure, creased are represented by continuous arc and trough of secondary wavelets are represented by dotted arc. Creased are represented by continuous arc and trough of secondary wavelets are represented by dotted arc. And the intersection of trough and creased is represented or are represented by circle. By matching the intersection points of these circles, by matching the intersection points of trough and creased trough and creased, by matching the intersection points of trough and creased, we plot a line which is known as एंटीनोडल लाइन. क्या कहते हैं उसको? एंटीनोडल लाइन, विच फॉर्म्स, और जहां ये इंसिडेंट होती है स्क्रीन पर एंटीनोडल लाइन, एंड this antinodal lines incident on the screen, at that place bright fringe obtained. And at the place of antinodal line on the screen, bright fringe is obtained. दोबारा से सुने. पहले थोड़ा सा मैंने इसके थ्योरी के बारे में बताया, उसके बाद मैंने बताया आपको कि यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपगेट हो रही है ट्रफ और क्रीस्ट की फॉर्म में from the slit S1 and S2 when secondary wavelets propagates in from the trough and creast. प्रोपगेट होती हैं किसकी फॉर्म में? ट्रफ एंड क्रीस्ट की फॉर्म में. देन somewhere trough and creast are superposed on each other of both the secondary wavelets from source S1 and S2. Then constructive interference occurs. By plotting the intersection points, when we plot a line by matching the intersection point of trough and creast, trough को creast को मैच करते हुए हम एक लाइन प्लॉट करते हैं स्क्रीन पर, उसे कहते हैं एंटीनोडल लाइन. एंड एट द प्लेस ऑफ द एंटीनोडल लाइन ऑन द स्क्रीन ब्राइट फ्रिंज इज ऑब्टेन्ड. वहां ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड हो जाती है. क्लियर हुआ? क्या सिंपल थ्योरी थी. जनरल में और क्या लिख सकते थे आप? कुछ भी नहीं लिखते. एज शोन इन द फिगर,
when the spherical wavefront is incident on slit S1 and S2, then secondary wavelets from slit S1 and S2 propagate in form of the trough and crest. ओके, तब लाइन चेंज करेंगे, उसका लिखेंगे trough and crest of both the secondary wavelets which are propagating from slit S1 and S2 superpose on each other, then at that places constructive interference occurs. वहाँ constructive interference occurs होता है. By matching, we plot a line by matching the intersection points of the trough and crest. This line is known as the antidotal line. At the place of the antidotal line on the screen, bright fringe is formed or bright fringe is obtained. वहाँ bright fringe obtained होती है. अब दूसरे हैंडल में destructive interference बताना है. When the secondary waves which are propagating from source slit S1 and S2, somewhere trough crest and crest trough superimpose on each other, then destructive interference is obtained. And when we plot a line by intersecting the crest trough, this line is known as the nodal line, and at the place of nodal line on the screen, dark fringe is obtained. ठीक है, तो ये फिनोमेना यहां तक हो गया. अब मैं दूसरा पैरा इसका लिख रहा हूं, उसको शॉर्ट करूंगा. इसमें मैंने साइड टेल बताई. दूसरे पैरा में क्या नोट करने वाले हैं? when the trough crest or crest trough superpose when trough crest or crest trough superpose on each other, of secondary wavelets which are propagating from slit S1 and S2, which are propagating from slit S1 and S2, destructive interference occurs. ठीक है, and we plot a line by matching the point of point of intersection of trough, crest and crest trough. It falls on a screen and which is known as nodal line, and at the place of nodal line on the screen, dark fringe is obtained. So in this way we observe alternatively bright and dark fringes on screen.
ये हुई कंप्लीट थ्योरी आपकी। क्लियर है? सेकेंड पार्ट अच्छे समझ में आया हुआ इसका। ये बहुत सिंपल वे में मैं लैंग्वेज में दिखा दिया आपको। When the trough or crease superpose on each other of the secondary wavelets which are traveling from or propagating from slit S1 and S2, destructive interference occurs. And when we plot a line by matching the intersection point of these trough or trough crease and crease trough, this line falls on the screen which is known as the nodal line, and at the place of the nodal line on the screen, dark fringes obtained. In this way, bright and dark fringes are obtained on the screen. So this is the complete explanation of Young's double slit experiments. Theoretically ये सारी चीजें हमने conceptually learn कर ली है। अब इसमें derivation में पूछा जाता है हमसे drive the derivation of पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। ये पोजीशन पूछेगा कि इनकी पोजीशन कहाँ है, ब्राइट फ्रिंज कहाँ फॉर्म हो रही है और डार्क फ्रिंज कहाँ फॉर्म हो रही है। ओके, तो उसके लिए हम डेरिवेशन अब नेक्स्ट टॉपिक में लर्न करते हैं। ओके, स्टूडेंट्स, तो इससे यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से सेकंड जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबली यही आपसे पूछा जाता है। एक तो आपको मैकेनिज्म वाला पार्ट भी पूछा जाता है और दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 मार्क्स में बोर्ड में पूछा जाएगा। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। या तो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए बोले या वो पोजीशन के लिए बोले। ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ position of bright and dark, चाहे तो पोजीशन के लिए बोले या फ्रिंज विड्थ के लिए बोले, वो आपको सेम एक्सप्रेशन ड्राइव करना होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, लेकिन ये कंपलसरी है। इसमें फ्रिंज आपको पोजीशन दोनों की ऑब्टेन करनी पड़ती है, ब्राइट की भी और डार्क की भी। देखो यहाँ मैं डायग्राम प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो लास्ट हमारी स्क्रीन थी वो स्क्रीन है, यहाँ पे वो स्क्रीन ले रखी हमने आपकी एन स्क्रीन की है। ये एन स्क्रीन प्लॉट की हुई है। ये एम है जो स्लिट S1 और S2 की तरह वर्क कर रही थी। ठीक है, ये S1 स्लिट S1 और S2 है। ये मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्सेस है जहां से कि सेकेंडरी वेवलेट प्रोपोगेट हो रही थी। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लिया है ऐसा कि यहां जाकर के इनसे जो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोपोगेट हो रही थी वो सुपर इम्पोज हो रही हैं पॉइंट P पर। अब पॉइंट P पर जाकर के जब सुपर इम्पोज हो रही है तो वहां ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी या डार्क फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि वो सेम फेज में सुपरपोजिशन हुआ है उनका या अपोजिट फेज में हुआ है। अगर सेम फेज में हुआ होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा वहां पे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर डार्क फ्रिंज है इट मींस वो दोनों अपोजिट फेज में। ठीक है, फेज से भी कह सकते हो, और दूसरा पाथ डिफरेंस से भी बताया था मैंने कि कब किस कंडीशन पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए। मींस यहां से चलने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, देखो इन दोनों पाथ डिफरेंस है S1P और S2P, पाथ लेंथ है। यहां से चलने वाली जो वेवलेट है उसकी पाथ डिस्टेंस ज्यादा है, तो अगर पाथ जो इन दोनों का है उसमें पाथ डिफरेंस जो है अगर वो 2n into λ/2, इट मींस λ/2 का इवन मल्टीपल है पाथ डिफरेंस, तब तो वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्टेन्ड हो जाएगा। कहां? पॉइंट P पर, जिससे कि ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, और अगर ये ऑड मल्टीपल हो जाए, पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल हो जाए किसका? λ/2 का। लास्ट लेक्चर मैंने पाथ डिफरेंस बताया था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए और डिस्ट्रक्टिव के लिए कितना होना चाहिए, वो वहां से ऑब्टेन कराया था मैंने आपको। मैंने बताया था मतलब कंस्ट्रक्टिव के लिए सेम फेज में, दैट इज 0, 2 पाई, 4 पाई, इस तरीके से। 5 बताया था kx, k डेल्टा x, k क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा x इक्वल टू 1 रख दो कोई सा भी इनमें। अगर इस तरीके से रखोगे इसको, देखो ये 0 है, फिर 2 पाई 4 पाई,
तो 2n पाई रख सकते हो जनरल इसको, तो 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा यहां से, डेल्टा एक्स इक्वल टू आ गया 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो कंस्ट्रक्टिव के केस में ये पाथ डिफरेंस है, लास्ट टाइम मैंने बताया था आपसे कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस ये आता है, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या आता है पाथ डिफरेंस, डेल्टा एक्स होता है 2n प्लस 1 lambda by 2 where both in both of the cases n starts from 0 1 2 3 ओके, 0 से स्टार्ट होगा यहां भी और यहां भी। तो पार्ट डिफरेंस के बेस पर हम चेकआउट करेंगे यहां कि ये ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, क्लियर है। तो पहले यहां पे दो ऑब्जर्वेशंस है, कैपिटल डी यानी इन द स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है, स्लिट S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस से काफी ज्यादा है, बहुत लार्ज है। फर्स्ट हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है यहां, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कैपिटल डी इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। इससे मैं कुछ बताऊंगा आपको। तो देखो पहले पाथ डिफरेंस की अगर हम बात करें, S1 से एक नॉर्मल प्लॉट कर ले हम, यहां ये नॉर्मल प्लॉट कर लिया, ठीक है, इस जगह हमने एक नॉर्मल प्लॉट किया, तो ये इस पर 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, कितना 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। सपोज करो जब ये आपने कंसीडरेशन किया है ये वाला कि D इज वेरी ग्रेटर देन स्मॉल d, ठीक है, तो क्या मीनिंग क्या है यहाँ पे कि ये जो लाइंस हैं ये D बहुत ज्यादा है यहाँ पे डिस्टेंस, तो ये जो लाइन जा रही है S1P S2P और ये मान लो सेंटर से जा रही हो एक कोई, ये सारी की सारी पैरेलल है, कैसी है पैरेलल, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पॉइंट डाल दो कोई भी, ये मान लो L पॉइंट डाल देते हैं, L है ना वहां पे, ठीक है, L पॉइंट डाल दिया, S1 S2 और L राइट एंगल, एक ट्राइंगल बनना है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ये हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है। यहां डायग्राम समझिए पहले आप, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट की थी स्क्रीन, और ये स्लिट S1 S2, स्लिट S1 से सेकंड वेव प्रोपेगेट होगी, P पर पहुंचेगी, S2 पहुंचेगी, P पर पहुंचेगी। ये कंसीडरेशन है कि हमारा कैपिटल D बहुत बड़ा है, स्मॉल d, तो ये सारी सारी पैरेलल लाइंस है, यानी ये S1 से जा रही है वो भी सेम एंगल एक्सिस से बनाएगी, जो O से जा रही है वो भी सेम एंगल फॉर्म करेगी, और S2 से जो जा रही है वो भी सेम एंगल, यानी थीटा थीटा और थीटा, ये सारी सेम एंगल बनाती है वहां पर प्रॉब्लम, मतलब अप्रोक्सीमेटली हम इनको पैरेलल कंसीडर करेंगे। कैसे कंसीडर करेंगे, पैरेलल, ध्यान रखना है इसको। मैं अब यहाँ एंगल समझा रहा हूं, फिर आप भूल जाओगे, मैं थ्योरी भी लिखाऊंगा इसकी। तो देखो ये एंगल जब थीटा है ये वाला, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल आई थिंक हो गया 90 माइनस थीटा, क्लियर। ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो ये एंगल कितना बच गया थीटा, क्लियर हुआ क्या। ये एंगल समझ में आना चाहिए, एंगल थीटा कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ आप कंफ्यूजन में आ जाते हो बार बार। तो ये अप्रोक्सीमेशन के थ्रू आता है कि ये हमारा कैपिटल डी बहुत ग्रेटर है जिससे स्मॉल डी से, तो ये हमारी सारी सारी पैरेलल लाइंस हैं, तो ये थीटा है यहाँ, ये भी थीटा है, जब ये थीटा तो 90 माइनस थीटा होगा, ये हमने परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, किसके लिए परपेंडिकुलर प्लॉट किया है, ये जो डिस्टेंस है यहां से इसको पाथ डिफरेंस यही तो होगा, कौन सा, ये वाला, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां डेल्टा एक्स, यही तो पाथ डिफरेंस है। देखो अब ये दोनों डिस्टेंस क्या हो गए, यहां से एल पी और S1P क्या है, सेम है, पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, ये वाला S2L पाथ डिफरेंस है, ये ऑब्टेन हो जाएगा हमें, तो हम कह सकेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, क्या है वो हम बता पाएंगे, क्लियर। तो अब हम इसकी थ्योरी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। डायग्राम समझ में आ गया सबको, डायग्राम क्लियर हो गया, मेन डायग्राम था इसका। अब देखिए, टू ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ arrangement is shown in the figure,
derive the expression of fringe width, arrangement is shown in figure. अरेंजमेंट किसमें दिखाया हुआ है? फिगर में दिखाया हुआ है. In which n is the finite screen and m in which secondary wavelets propagates कहां से? From slit S1 and S2. ठीक है, slit S1 and S2 and ये दोनों प्रोपोगेट हो रही है S1 S2 पर and n is the final screen and n is the screen on which fringes are observed. ठीक है, ये इतनी सी थ्योरी लिखी थी बस, बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है. एक दो लाइन और इसके रिगार्डिंग बता रहा हूं यहाँ पे. V एक पॉइंट कंसीडर क्या है हमने यहाँ P. We consider a point P on the screen. We consider a point P on the screen. अब यहां पे at point P bright fringe is formed or dark fringe is formed. It will depends on the secondary wavelets which are propagating from slit S1 and S2. They are superposing on each other in same phase or opposite phase. ठीक है, और path difference. We consider point P on the screen. At point P, what fringe, bright or dark, is formed will depends on the path difference of secondary wavelets which are propagating from S1 and S2. ठीक है, if the path difference is even multiple of lambda by 2, then bright fringe will be formed, and if the path difference is कितना odd multiple of lambda by 2, then dark fringe will be obtained at point P. तो लिख देंगे हम 2 पॉइंट. if path difference is even multiple of lambda by 2, then at P bright fringe will be formed. Okay, and if path difference is odd multiple of lambda by 2, then dark fringe will form at P. ठीक है, तो मेन हमारा क्या है, हमें पाथ डिफरेंस निकालना है. सबसे पहले क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस. पाथ डिफरेंस कौन सा है? डेल्टा एक्स. ठीक है, तो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर सबसे पहले हम किस पर जाएंगे? पाथ डिफरेंस पे जाएंगे. क्लियर है?
तो हम पाथ डिफरेंस निकालते हैं और पाथ डिफरेंस निकाल करके एक बार उसको उसके लिए रख देंगे, कंस्ट्रक्टिव के लिए रख देंगे, एक बार डिस्ट्रक्टिव के लिए, तो पोजीशंस ऑब्टेन हो जाएंगे हमको ब्राइट और डार्क की। ठीक है, सो फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर पहले लिख देंगे हियर कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। ओके, कैपिटल डी क्या है, बहुत ज्यादा ग्रेटर है किससे, स्मॉल डी से। ये सारी क्या है, पैरेलल। फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर, ज्योमेट्री ऑफ फिगर से अब देखिए यहां से मुझे ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये वाला, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और ये बेस, तो यहां से साइन थीटा ऑब्टेन हो सकता है फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ फिगर। यू कैन सी फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल S1 S2 L, फ्रॉम ज्योमेट्री ऑफ फिगर फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल दिस वन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर दिस वन। ठीक है, डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस ये वाला, एक लेंथ पाथ डिफरेंस इक्वल मान रखी हमने ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज स्मॉल डी। तो साइन थीटा ऑब्टेन हो गया, तो वो कितना, डेल्टा एक्स अपॉन डी। एक कंडीशन ये ऑब्टेन हो गई आपको, यहां से साइन थीटा मिल गया। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे ये जो डी है वो y से बहुत ग्रेटर है, y से क्या है, बहुत ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे वन अप्रोक्सीमेशन और है, यहाँ in this arrangement approximation है, कैपिटल D is very very greater than y। तो ये जो y बहुत बहुत ग्रेटर था, तो मीन्स क्या हुआ, तो थीटा क्या होगा, इससे बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा, थीटा बहुत स्मॉल। तो चाहो तो इसको यहां लिख देना, नहीं तो अभी दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, उसके बाद लिख लेना। फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल दिस वन OP, और इसको डाल दो आप C डाल दो, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OPC, OPC कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे टेन थीटा बताओ है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है y, ओके, अपॉन बेस दिस वन OC, OC किसके इक्वल है, कैपिटल D के, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इन दिस अब लिख देंगे बोला है अरेंजमेंट कैपिटल D is very very small, capital D is very very large in comparison to y, so angle theta is very small, तो क्या होगा, then sin theta nearly equal to tan theta, sin theta और tan theta दोनों इक्वल हो जाते हैं उस केस में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या कर देंगे, हम इक्वेट कर देंगे। इसको हटा रहे हैं, यहां से रफ कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस देखो, आपको मिला वहां से y अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्मॉल डी। ओके, सो y इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, ये इक्वेशन मिली। ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y पोजीशन है ऑफ फ्रिंज। अभी ये डिसाइड नहीं है कि पोजीशन किसकी है, ब्राइट की है या डार्क की है, ये किस पर डिपेंड कर रहा था, पाथ डिफरेंस पे। अभी दो पॉइंट नोट कराए थे मैंने, तो यहां इफ द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स विल बी, पाथ डिफरेंस जो है वो डेल्टा एक्स क्या हो, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल हो लैम्डा बाई 2 का, तब हमें पता है। तो यहां पे लिखेंगे पोजीशन
किसकी निकालो, एक की निकालो पहले, ब्राइट, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, यहाँ सब टाइटल डाल देना, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n, पोजीशन ब्राइट फ्रिंज निकाल लो, 2n इंटू लेमडा बाई 2, इस तरीका हो, पार्ट रेफरेंस क्या हो, डेल्टा एक्स 2n इंटू लेमडा बाई 2, देन ब्राइट फ्रिंज विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहां प्लेस कर देंगे, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, y सफिक्स में n, अब मैं n को लगा रहा हूं, ये nth ब्राइट फ्रिंज है, और n की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करोगे वो आपको फर्स्ट सेंट्रल इस तरीके से ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन हो जाएंगी। देखो, तो डेल्टा एक्स रख दो वहां, 2n लेमडा बाई 2 इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो yn क्या ऑब्टेन हो गया, n लेमडा कैपिटल D ओवर स्मॉल d। दिस इज द nth ब्राइट फ्रिंज। कौन सी है ये, nth ब्राइट फ्रिंज है, ये nth ब्राइट फ्रिंज। यहां नोट कर देते हैं, पोजीशन सॉरी yn, यहां लिखो yn पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। किसकी है ये, nth ब्राइट फ्रिंज जो बन रही है, nv जो बन रही है ना ब्राइट फ्रिंज, जिसकी पोजीशन है, फर्स्ट निकालना चाहते हो 1 रख दो, सेंटर निकालना चाहते हो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, ये n इक्वल टू 0 1 2 3, ठीक है। तो y0 कहां बनेगा, 0 यहाँ पे सेंटर पे बनेगा, यहाँ पे ये मैंने ओरिजिन लिया ना, ये वाला यहीं पे बनेगा, ठीक है, 0 ओरिजिन पे बन गया। y1, तो ये 1 क्या है, n1 रख दो तो लेमडा d अपॉन स्मॉल d, 2 रखोगे n2 रखोगे तो 2 लेमडा कैपिटल D बाई स्मॉल d ऑब्टेन हो रही है आपको। तो ये फर्स्ट, ये सेंटर पर बनेगी ब्राइट फ्रिंज, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज है। इस तरीके से सारी ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन हमें ऑब्टेन होगी। ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन है ये, nth की ये जनरल फॉर्मूला है, और ये सेंटर के लिए होगी, सेंटर ब्राइट फ्रिंज है ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है, और ये सेकंड। कौन सी, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ओके, ये फर्स्ट है और ये सेकंड ब्राइट फ्रिंज। क्लियर हो गया, समझ में आया आपको यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन। अब आप डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, सिंपली पाथ डिफरेंस जो डेल्टा एक्स आ रहा है, पोजीशन ऑफ y इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल D बाई D में आप डेल्टा एक्स को चेंज कर दीजिए और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 पुट कर दें, तो वो हमें वहां से दे देगा पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। ओके ओके, तो अब पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज ऑब्टेन करते हैं। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ब्राइट की ऑब्टेन हो गई, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, ये ब्राइट क्लियर आपके पास। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस, if path difference delta x equal to 2n plus 1 into lambda by 2, पाथ डिफरेंस इतना हो, इन सेकेंडरी वेवलेट्स से यहां से प्रोपोगेट हो रही है, पॉइंट T पर पहुंच रही है, देन डार्क फ्रिंज will be formed at T। ओके, तो वहां रख दो, फॉर्म द इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए डाल दो इसको, फॉर्म इक्वेशन ए। देखे वहां से yn इक्वल टू, अब मैं उसके डैश लिख दे रहा हूं क्योंकि मैंने yn उसके लिए लिखा था ब्राइट फ्रिंज के लिए, अब डार्क के लिए डैश लगा दिया है। तो डेल्टा एक्स कितना रखना है, 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो yn डैश क्या हो गया, यहां से आ गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2n प्लस 1 इंटू लेमडा कैपिटल D ओवर 2d। ये तो nth डार्क फ्रिंज है, nth डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब nth के बाद
आपको फर्स्ट निकालनी है, सेकंड निकालनी है, इसमें एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। एन क्या है यहाँ पे, एन इक्वल टू 0 1 2 3, वही जो वहां पर था। तो वाई यहाँ 0 पुट करोगे यानी फर्स्ट है, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर देखो यहाँ पे 0 से ना लिखना चाहे, फर्स्ट देखोगे उस सेंटर पे हमारी 0 आई 0 का तो रिप्रेजेंट हो रही है कौन, ब्राइट। तो आप क्या करो, ये 2n+1 भी और रिप्रेजेंट कर रहा है और नंबर को, और 2n-1 भी और नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2n-1 कर लो इस हर जगह। ऑड नंबर है ये, सिंपली ध्यान रखना, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है बस। ये कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस चेंज ये हो गया कि n को 0 से स्टार्ट नहीं करोगे, 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3। तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज हो जाएगी n इक्वल टू 1 को 2 - 1 1 रह 2 - 1 1 रह गया, तो ये रह गया लैम्डा d बाई 2d। फर्स्ट डार्क फ्रिंज है ये, कौन सी है, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ठीक है। मैं यहां से हटा रहा हूं कुछ चीजें, तो अब मैं आपको फ्रिंज विड्थ एक्सप्लेन करने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा इससे, तो डायग्राम हटा देना यहां से, ठीक है। एक बार डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ये डायग्राम है आपका, ये यहाँ पाथ डिफरेंस हो गया, ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया था, ये डिस्टेंसेस सेम हो गई है, ठीक है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज मिली, सेकंड y2 डैश इक्वल टू n इक्वल टू 2 रख दो, 4 - 1 3, ये आ गया 3 लैम्डा d अपॉन 2d, ओके। तो ये हमें पोजीशन मिल गई किसकी, सेकंड डार्क फ्रिंज की, क्लियर हो गया। अब एक्सप्रेशन आगे बढ़ता है इसका यहां से फ्रिंज विड्थ का, ठीक है। अब मैं यहां सब हेड डाल रहा हूं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होगी, फ्रिंजेस अभी आप देख रहे थे, जैसे मैंने बताया था, एक ब्राइट है तो दूसरी डार्क, ठीक है। तो अगर चाहे तो आप ऐसे बना सकते हो, यहाँ पे इंटरफेरेंस फिनोमेना है यहाँ, तो यहाँ ब्राइट है तो डार्क होगी, फिर ब्राइट है डार्क होगी, डार्क ब्राइट डार्क। अब फ्रिंज विड्थ क्या होगी, देखो यहां से यहां तक ब्राइट फैली हुई है, इट मीन्स दो डार्क के बीच में अगर हम फाइंड आउट करें तो ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, और दो ब्राइट के बीच में फाइंड आउट करें तो एक डार्क की मिल जाएगी। ब्राइट के बीच में, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क है, और दो डार्क के बीच में क्या है, एक ब्राइट है, ठीक है। फ्रिंज विड्थ तो किसकी निकालोगे, ब्राइट फ्रिंज की, पहले ब्राइट फ्रिंज की, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, it is the gap between the position of two dark fringes। ध्यान रखो, फ्रिंज विड्थ क्या है, ब्राइट फ्रिंज की, इट इज द गैप बिटवीन द पोजिशन ऑफ टू डार्क फ्रिंजेस, दो डार्क फ्रिंजेस, और वो भी सक्सेसिव, टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, successive fringes, gap between the position of two successive dark fringes, okay। so बीटा से प्रेजेंट कर रहे हैं यहां दो डार्क फ्रिंजेस अगर लोगे आप, तो देखो nf तो ये है यहाँ, ये रही, इससे एक आगे वाली n+1, तो क्या होगी, देखो यहां हो जाएगा yn+1 डैश माइनस y। तो nf जो हमारी ब्राइट फ्रिंज होगी उसकी फ्रिंज विड्थ का जनरल एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है निकल के। n+1 कैसे निकालोगे, n में यहाँ एक ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ से 2n+2 होगा, n 1 रखोगे तब 2n+2 -1 किया तो +1 रहेगा ये, तो ये रह जाएगा 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2
2d माइनस yn ये है एज इट इज, तो माइनस का एज इट 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई इंटू लेमडा कैपिटल D बाई 2d। तो जो कॉमन आ सकता है वो कॉमन ले लो पहले यहां से, ये तो कॉमन है, देखो 2d कॉमन है और लेमडा d कॉमन है, 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस 1 है ये, तो देखो यहां से क्या मिलेगा 2n प्लस 1 माइनस 2n प्लस 1 ये मिला, 2n से 2n तो कट गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 और 2 से 2 कट जाएगा, बीटा क्या ऑब्टेन होगा, बीटा मिल गया लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन हो गई आपको, क्लियर। ऐसे ही फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज की ऑब्टेन करनी हो, देखो मैं यहां बता रहा हूं, आप अच्छे से करना, स्पेस कम है, तो फ्रिंज विड्थ डार्क फ्रिंज की क्या होगी, डार्क फ्रिंज विड्थ आप लेंगे डार्क फ्रिंज विड्थ, ओके। तो बीटा डैश से लिख ले रहे हैं, बीटा डैश इक्वल टू क्या होगा, दो सक्सेसिव, इट इज द इंटरवल और इट इज, यहीं से नोट कर लेना, बोल रहा हूं मैं, इट इज द गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस, सॉरी ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क ये ब्राइट फ्रिंजेस, तो क्या होगा yn प्लस 1 माइनस yn। अब nth पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या थी, ये n d लैम्डा बाई d, अब एक और इंक्रीज हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा और एक n हो जाएगा, तो n से n तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या बना n प्लस 1 इंटू लैम्डा d बाई d माइनस n लैम्डा d बाई d, तो यहां से कॉमन ले लोगे आप, तो क्या आंसर आ जाएगा, कट के आएगा लैम्डा d बाई स्मॉल d, तो ये आ गया बीटा डैश इक्वल टू दिस वन। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका, फ्रिंज विड्थ का। दोबारा सुनिए, स्टेप्स में जाएंगे आप, पहले डायग्राम बनाओगे, थोड़ा सा उसका थ्योरी के बारे में लिखोगे इसमें, हियर डायग्राम टू ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, practical arrangement is shown in the figure, or the arrangement is shown in the figure, from which slit as secondary wavelets travels from slit S1 and S2, and at it these fringes, sorry, these wavelets reaches at point P. At point P, bright or dark fringe will form. It will depends on the path difference of these secondary wavelets which are traveling from the source S1 and S2. ठीक है, तो हम फिर पाथ डिफरेंस के लिए जनरल एक्सप्रेशन निकालते हैं पाथ डिफरेंस के लिए, तो ये हमें वहां से पोजीशन ऑब्टेन हो जाती है। अब हम यहाँ नोट करते हैं, वहां पे थ्योरी में मैंने लिखा दिया है 2 पॉइंट, अगर पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का, तब तो हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होती है, और ऑड मल्टीपल है लैम्डा बाई 2 का, तब आपको डार्क फ्रिंज। तो ये इस तरह से पोजीशन मिल गई है डार्क फ्रिंजेस की और ब्राइट फ्रिंजेस की, ठीक है। यहाँ पे तो पोजीशन मिली, पोजीशन का मैंने फ्रिंज विड्थ बताया आपको, फ्रिंज विड्थ आप देख लेना, लिखेंगे कैसे, ये डार्क फ्रिंज है, ऐसे 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का इंटरवल क्या है, फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज है, और 2 डार्क के बीच में ब्राइट बनी हुई है, इट इज द गैप बिटवीन द 2 डार्क फ्रिंजेस, 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच में ब्राइट है, तो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने बहुत अच्छा टॉपिक कवर किया है, यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले उसका थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने डिस्कस किया, ज्यादातर वो नहीं पूछा जाता, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहीं से सेट होता है, आपको बोर्ड एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा, या तो आपको पोजीशन के लिए ड्राइव कराएगा या फ्रिंज विड्थ के लिए बोलेगा, ठीक है। एक चीज और मैंने नहीं बताई, यहाँ पे एंगुलर पोजीशन पूछ लेता है कभी कभी, एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करना है, सिंपल यहाँ जो पोजीशन ऑब्टेन हुई है, यहाँ से ही आप कर लेंगे, एंगुलर पोजीशन क्या लिख देंगे, एंगुलर पोजीशन इक्वल टू y ओवर कैपिटल D, कैपिटल D से डिवाइड कर देंगे इस एक्सप्रेशन को, तो D हट जाएगा। जैसे यहाँ D आ रहा है ना पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस में, तो ये D नहीं आएगा, n लैम्डा अपॉन स्मॉल d, पोजीशन एंगुलर पोजीशन हो जाएगी ब्राइट फ्रिंज की, और यहाँ पर भी इसकी जो डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन आपने ऑब्टेन की है, ये ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन कहाँ निकाली आपने, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो गई, सॉरी ये पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये रहा y एंड s, इसमें भी d डिवाइड से डिवाइड कर देंगे तो d हट जाएगा, वहां से d एब्सेंट हो जाएगा और यहाँ से, तो ये एंगुलर पोजीशन हो जाएगी किसकी, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस।
Okay, students. So enjoy the lecture. All the best. Have a nice day.